अब आ जाते हैं फोर लर्निंग स्टाइल्स की तरफ। फोर लर्निंग स्टाइल्स में हमारे साथ पहले नंबर पर आता है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग में क्या होता है, अब हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। वही बातें हैं जो कि मैंने आपको मॉडल के ज़रिए समझाई थी, ठीक है। यहाँ पर अब समराइज करेंगे। डाइवर्जिंग में हमारे साथ क्या आता है। डाइवर्जिंग में मैंने आपको बताया था कि कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, ये हमारे साथ डाइवर्जिंग एरिया में आता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फीलिंग एंड वॉचिंग। मतलब पहली दफ़ा आप कोई काम कर रहे हैं तो आपको फील हो रहा होता है, आप नर्वस फील कर रहे होते हैं या एक्साइटेड फील कर रहे होते हैं या एंजाइटी फील कर रहे होते हैं। तो ये फीलिंग आती है। इसके साथ साथ आप जब पहली मर्तबा कोई काम करने जा रही हो तो आप सोचती है कि इस काम को मैं कैसे करूँगी, अगर इसको मैं इस तरह से इंसर्ट करूँ इस आईवी लाइन को, तो इससे आईवी लाइन जो है वो सक्सेसफुली इंसर्ट होगी या नहीं। अगर मैं ड्रग एडमिनिस्टर करूँ, ठीक है, तो ड्रग के असरात मेरे पेशेंट पर क्या होंगे। तो आप क्या करते हैं, मुख्तलिफ जावियों से सोच विचार करती है। तो ये हम डाइवर्जिंग में कहते हैं। Diverging dominant abilities tend to concrete experience and reflective observation। जो डाइवर्जर होते हैं तो वो कंक्रीट एक्सपीरियंस करते हैं और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन करते हैं। कंक्रीट एक्सपीरियंस का भी मैंने आपको बताया और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन का भी। Visualizing the big picture and organizing smaller bit of information into a meaningful whole, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ों को देखते हैं। मतलब इसमें जो है चीज़ों को क्या कहते हैं, चीज़ों को हम देखते हैं। मतलब बड़े बड़े प्रोसेसेस को हम देखकर उसको क्या करते हैं, उसको छोटा करके उसको फ़ायदेमंद बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि पहली मर्तबा आप आईवी लाइन पास करने जा रही है, तो आईवी लाइन को पहली मर्तबा पास करने की वजह से आपको फील हो रही होती है या तो एंजाइटी या नर्वसनेस या एक्साइटमेंट, ठीक है। तो पहली मर्तबा परफॉर्म करने की वजह से आप उस पर सोच विचार करेगी, आप उस पर मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगी। तो जब आप उस पर मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगी तो इसका मतलब ये है कि आप फिर बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड कर लेंगी, आपको जो है बेहतर तरीके से उसके बारे में समझ आ जाएगी। इसमें क्या होता है, क्रिएटिव इमोशनल एंड वेल ऑफ आइडियाज। इसमें ज़ाहिरी बात है, जब आप सोच विचार करती है तो सोच विचार करने की वजह से आप जो है क्रिएटिवली सोचना शुरू कर देती है। आपके माइंड में नए नए आइडिया जो है वो जन्म लेने लगती है और इसी तरह से आप इमोशनली भी फिर क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, जब आप एक बार चीज़ को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लेती है। जो डाइवर्जिंग स्टेज है या जो डाइवर्जिंग फेज है, ये आपको ज़्यादातर म्यूजिशियन, आर्टिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और जो फाइन आर्ट्स वाले लोग होते हैं वो लोग इस स्टेज या इस फेज को ज़्यादातर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि डाइवर्जिंग फेज कौन लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कॉमनली कौन यूज़ करते हैं। तो इसमें म्यूजिशियन भी आते हैं, आर्टिस्ट भी आते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी आते हैं और फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स भी आते हैं। समझ आ रही है। फिर जी हमारे सर। दूसरे नंबर पर एसिमिलेटिंग है। एसिमिलेटिंग में मैंने आपको कहा कि वाचिंग एंड थिंकिंग आती है, मतलब रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन और इसके साथ साथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है, ठीक है। एसिमिलेटर लीन टूवर्ड द एरियाज ऑफ रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन। मतलब एसिमिलेटर में हमारे साथ जो एरियाज आते हैं, तो एक रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, और एक हमारे साथ एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन है। एमसीक्यूज उसी तरह से आएंगे जैसे कि मैंने आपको कहा, फैसिनेटिंग विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। इसमें क्या होता है, इसमें जो लर्नर होते हैं तो उनके माइंड में नए नए आइडियाज जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। नॉट कंसर्न विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज। इसमें जो लर्नर होते हैं वो थ्योरीज को प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं करते, उसको उस पर अमलन जो है काम नहीं करते, बल्कि उन थ्योरीज के हवाले से वो नए नए आइडियाज नए नए मॉडल जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। एसिमुलेटर ऑफन थ्राइव इन स्टेम फील्ड ऑफ और स्टेम फील्ड
और फील्ड दैट इन्वॉल्व प्लानिंग एंड रिसर्च। स्टेम फील्ड किसे कहते हैं? स्टेम फील्ड के हवाले से मैंने यहाँ पर कुछ बातें लिखी थी, सब्र करें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। आप मुझे 1 मिनट दे दें ताकि मैं आपकी जो स्टेम है, ठीक है, उसको मैं क्या करूँ, उसको मैं क्लियर करूँ कि स्टेम किसे कहते हैं या स्टेम स्टैंड फॉर व्हाट। तो वो स्टेम मैं आपको अभी बताने की कोशिश करूँगा। कहाँ है स्टेम? ओके जी। लर्निंग स्टाइल। अच्छा जी, हाँ जी, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था स्टेम। हाँ जी, स्टेम। स्टेम स्टैंड एस स्टैंड फॉर साइंस, टी स्टैंड फॉर टेक्नोलॉजी, ई स्टैंड फॉर इंजीनियरिंग एंड एम स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स, ठीक है। तो एसिमुलेटर जो लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर इस फील्ड में जो एसिमुलेशन है वो करते हैं, मतलब जो साइंस को स्टडी करने वाले लोग होते हैं, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड और मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं तो वो क्या होते हैं, एसिमुलेटर्स कहलाते हैं। और एसिमुलेटर्स जो है वो इस तरह के काम करते हैं, मतलब नए नए आइडियाज जो हैं उनके माइंड में आते हैं और नए नए मॉडल्स, नए नए थियरीज जो है उसको क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, उसमें जो है मजीद इम्प्रूवमेंट लाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कोई काम नहीं करते। इसके अलावा जो प्लानिंग करने वाले लोग होते हैं और जो रिसर्चर होते हैं तो वो भी क्या कहलाते हैं, वो भी एसिमुलेटर में आते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ों को क्या करते हैं, एसिमुलेट करते हैं। इसी तरह से मजीद आगे बढ़ते हैं कन्वर्जिंग की तरफ। कन्वर्जिंग इंजीनियरिंग, एम से मैथमेटिक्स, हिसाब किताब, सही है। ओके। अब आ जाते हैं तीसरे लर्निंग स्टाइल की तरफ। इसमें हमारे साथ कन्वर्जिंग आता है, ठीक है। कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग में क्या होता है, कन्वर्जिंग में आपके पास एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आती है। मतलब जो थ्योरीज, जो आइडियाज आपके माइंड में आए हुए होते हैं उसको आपने मॉडिफाई किए होते हैं, तो उस पर अब आप प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देते हैं और उसको आप प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। तो पीपल विद दिस लर्निंग style have dominant abilities in the area of abstract conceptualization and active experimentation। मतलब यह है कि इस लर्निंग स्टाइल से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी लोग होते हैं तो वो ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्चुलाइजेशन करते हैं, मतलब नए नए आइडियाज़ उनकी माइंड में जो है वो क्रिएट होते हैं और इसी तरह से वो चीज़ों पहले से मौजूद उनके पास जो नॉलेज होती है तो उसको रीमोडिफाई करके उससे थ्योरी क्रिएट करने की कोशिश करते हैं या मॉडल्स बनाने की कोशिश करते हैं और इसके साथ साथ वो उस पर प्रैक्टिकली भी क्या करते हैं, काम करते हैं। So practical application of ideas and tend to do best in situation with a problem that require a singular ideal solution, ठीक है। इसमें जो कन्वर्जर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, उन्होंने जो आइडियाज़ बनाए हुए होते हैं उनके माइंड में जितने भी आइडियाज़ जो है वो आए हुए होते हैं, ठीक है, तो उसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं और इसी तरह से अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है, ठीक है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। टाइपिकली यूज अ ट्रायल और एरर मेथड। इसी तरह से इसमें जो कन्वर्जर होते हैं वो ट्रायल और एरर मेथड को क्या करते हैं, हाँ जी, वो तो ऑलरेडी शेयर करूँगा, बताने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिकली यूज़ ट्रायल एंड एरर अप्रोच। ट्रायल एंड एरर अप्रोच को क्या करते हैं, कन्वर्जर यूज़ करते हैं। और ट्रायल एंड एरर का मैंने आपको बताया कि पहली मर्तबा जब आप कोई काम करती है उसमें आपको नाकामी मिलती है, दूसरी मर्तबा जब आप काम करती है तो आप थोड़ा बहुत जो है उसको ठीक तरीके से कर लेती है। इसी तरह जब तीसरी मर्तबा आप उसी काम को करती है तो आप उसको फिर मुकम्मल तरीके से ठीक कर लेती है और आप उसको सीख लेती है कि इस काम को कैसे किया जाता है। तो इस मेथड को कहते हैं ट्रायल एंड एरर अप्रोच। टेक्निकल फील्ड और एक्शन ओरिएंटेड जॉब सच एज सेल्स एंड मार्केटिंग। इसी तरह से जो कन्वर्जर होते हैं, कन्वर्जर, ठीक है, कन्वर्जर क्या होते हैं, कन्वर्जर में हमारे साथ जितने भी लोग आते हैं तो वो टेक्निकल या
आमलन काम से रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, जैसे कि सेल्समैन हो गए और इसी तरह से मार्केटिंग करने वाले जितने भी लोग हुए, तो ये किस में आते हैं, ये कन्वर्जर में आते हैं, ठीक है। जैसे कि डॉक्टर्स और नर्सेस को आप देखें तो ये क्या है, ये प्रैक्टिकली चीज़ों को परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर नर्सेस जो है इस फील्ड में आते हैं, कन्वर्जिंग फील्ड में आते हैं, क्योंकि ये हर एक काम को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं और इनमें थ्योरी वाले काम जो है बहुत कम होते हैं। इन्होंने जितनी भी थ्योरी सीखी हुई होती है तो उसको नर्सेस क्या करते हैं, प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इसी तरह से डॉक्टर भी क्या करते हैं, थ्योरी को प्रैक्टिकली परफॉर्म करते हैं। इसके बाद हमारे साथ एकोमोडेटिंग आता है। एकोमोडेटिंग ये हमारे साथ लास्ट लर्निंग स्टाइल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, डूइंग एंड फीलिंग, मतलब इसमें कंक्रीट एक्सपेरिमेंटेशन, कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन आता है। स्ट्रॉन्ग इंक्लिनेशन टूवर्ड कंक्रीट एक्सपीरियंस एंड एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। कहते हैं कि जो एकोमोडेशन एरिया है तो ये दो लोगों से बनता है, एक कंक्रीट एक्सपीरियंस और एक एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। टेंड टू रिले ऑन अदर फॉर इंफॉर्मेशन देन कैरी आउट देयर ओन एनालिसिस। They enjoy putting planes into motion, greatest risk taker and adventurers। अच्छा, जो एकोमोडेटर्स होते हैं तो एकोमोडेटर्स क्या करते हैं, जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था, ये चीज़ों को प्रैक्टिकली करना प्रेफर करते हैं और जितने भी स्किल्स होते हैं उसको प्रैक्टिकली करना जो है पसंद करते हैं। और ज़्यादातर ये ट्रायल एंड एरर प्रोसेस को मेथड को यूज़ करते हैं और इसी तरह से ट्रायल एंड एरर प्रोसेस के ज़रिए क्या करते हैं, चीज़ों को लर्न करते हैं। और इसी तरह से ये ही वो लोग हैं जो कि रिस्क टेकर होते हैं, मतलब हर काम में ये लोग क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं और इनका हर काम जो है रिस्क रिस्क से भरपूर होता है। सही है। जी सर। गुड। अब आ जाते हैं टेलर मॉडल ऑफ द लर्निंग साइकिल। टेलर मॉडल ऑफ द लर्निंग साइकिल, ये एक खातून थी जिन्होंने जो है लर्निंग साइकिल पर एक मॉडल जो है पेश किया था। सही है। अच्छा जी, टेलर मॉडल ऑफ लर्निंग साइकिल के हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट आर्टिकुलेटेड बाय मेरिलिन टेलर इन 1979, देन रीफाइन इन 1987। इसको सबसे पहले मेरिलिन टेलर ने 1979 में पेश किया था, फिर इसको दोबारा से रीडिफाइन करके 1987 में क्या किया, पेश किया। इंश्योर स्टे फोकस ऑन मूविंग अहेड रेदर देन गेटिंग स्टक इन द आई हैव मेड अ टेरेबल मिस्टेक सेल्फ टॉक, ठीक है। इसमें टेलर ने जो है इस बात की यकीन दहानी कराने की कोशिश की थी कि लोगों को चाहिए कि वो जो भी काम कर रहे हो, अगर वो उस काम में मतलब उस काम में फंस जाए तो उनको जो है वहाँ पर रुकने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस काम को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। बजाय इसके कि वो उस प्रॉब्लम में जो है स्टक हो जाए, वहाँ पर फंस जाए और फिर वो ये अल्फाज जो है दोहराते हुए अफसोस करे कि मैंने बहुत बड़ा मिस्टेक किया ये काम करते हुए। तो कहते हैं कि जो टेलर हैं इन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया था, बहुत ज़्यादा इस पर जोर दिया था कि लोगों को जो है ऐसा नहीं करना चाहिए कि अगर वो कोई काम कर रहे हो और उस काम में वो क्या हो जाए, स्टक हो जाए, फंस जाए, तो उनको वहाँ पर रुकना नहीं चाहिए, बल्कि उनको मज़ीद अपनी कोशिशें जो है वो क्या करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए, ठीक है। और किसी भी चीज़ पर अफसोस नहीं करना चाहिए। पैटर्न ऑफ डिसओरिएंटेशन, एक्सप्लोरेशन, रीओरिएंटेशन एंड इक्विलिब्रियम। एमसीक्यूज के हवाले से आपसे पूछ सकते हैं कि जो टेलर मॉडल ऑफ लर्निंग साइकिल है ये कितने स्टेजेस पर मुश्तमिल है, तो ये भी हमारे साथ 4 स्टेजेस पर मुश्तमिल है, जिसमें पहले नंबर पर डिसओरिएंटेशन, दूसरे नंबर पर एक्सप्लेनेशन, तीसरे नंबर पर रीओरिएंटेशन एंड चौथे नंबर पर इक्विलिब्रियम है। देन फॉर लॉन्ग लाइफ लर्नर अ न्यू पीरियड ऑफ डिसओरिएंटेशन एज द साइकिल बिगिन अगेन, ठीक है। और इसी तरह से जब एक लर्नर इन चारों स्टेजेस से गुजरते हैं तो चारों स्टेजेस से गुजरने के बाद वो एक लंबे अरसे के लिए उस स्किल्स को सीख लेते हैं, उस नॉलेज को लर्न कर लेते हैं और इसी तरह से फिर उनको अगर कोई मज़ीद नया इवेंट जो है वो सामने आता है तो उसको भी अंडरस्टैंड करने के लिए फिर उनको जो है इन चारों स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा, तभी वो इसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे।
सो इसमें टेलर टेलर मॉडल ऑफ लर्निंग साइकिल, इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ डिसओरिएंटेशन है, दूसरे नंबर पर एक्सप्लोरेशन है, तीसरे नंबर पर रीओरिएंटेशन और चौथे नंबर पर हमारे साथ इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो इन चारों फेजेस को अब वन बाय वन हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे डिसओरिएंटेशन की। अगर आपको याद हो तो कल्चर हेल्थ एंड सोसाइटी में मैंने आपको एक टर्म जो है वो बताया था ओरिएंटेशन का। ओरिएंटेशन का मैंने आपको बताया था कि अगर एक पेशेंट ओरिएंटेड हो, ओरिएंटेड से मुराद ये है कि उनको अगर पर्सन प्लेस एंड टाइम का पता हो तो इसका मतलब ये है कि वो ओरिएंटेड है, वो जो है मेंटली तौर पर ठीक है। अगर डिसओरिएंटेड हो मतलब उनको ना पर्सन के बारे में पता हो, ना टाइम के बारे में और ना ही प्लेस के बारे में, तो इसका मतलब ये है कि वो डिसओरिएंटेड है। तो डिसओरिएंटेशन से मुराद ये है कि ये हमारे साथ वो सिचुएशन होती है जिसमें कोई शख्स जो है एक ऐसे सिचुएशन या एक ऐसी कंडीशन को फेस करता है जो कि बहुत ज़्यादा अनफेमिलियर होता है। अनफेमिलियर से मुराद ये है कि बहुत ही अनजाना सिचुएशन होता है और चैलेंजिंग स्टेट होता है जिसमें उनको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही होती है कि अब मैं क्या करूं, कैसे मैं इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकालूं। तो ऐसी कंडीशन की वजह से वो एनजाइटी और उनकी एनजाइटी का शिकार हो जाते हैं और उनकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ड्रॉप हो जाती है। ठीक है, तो डिसओरिएंटेशन एक्सपोजर to unfamiliar, challenging state of confusion like new technology result in anxiety and loss of confidence। मिसाल के तौर पर आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं और उस हॉस्पिटल में एक नया डिवाइस जो है वो आ जाता है। ठीक है, अब उस डिवाइस के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं है, आपको कुछ समझ नहीं आता कि ये डिवाइस किस तरह से काम करती है। तो अचानक ही आपकी ड्यूटी उसी रूम में लग जाती है, जैसे कि एक्सरेज डिवाइस है या एमआरआई डिवाइस है। ठीक है, या जो सीटी स्कैन डिवाइस है, इसके बारे में आपको पता नहीं है और आपकी जो ड्यूटी है वो उसी रूम में उसी डिवाइस के साथ ही लगी हुई है। तो अब आप पर एक ऐसी सिचुएशन आग आई है जिसकी वजह से आप जो है तजब्जुब का शिकार है, कंफ्यूजन का शिकार है और आप जो है खौफ में मुब्तला हो गए हैं, एंजाइटी का शिकार हो गए हैं, क्योंकि आपको उस डिवाइस के यूज़ करने के बारे में पता नहीं है कि इस डिवाइस को मैंने कैसे यूज़ करना है। तो इस वजह से आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो लॉस हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहते हैं, डिसओरिएंटेशन कहते हैं। सही है। ओके, अब दूसरा स्टेज हमारे साथ आता है एक्सप्लोरेशन। एक्सप्लोरेशन किसे कहते हैं, एक्सप्लोरेशन से मुराद चीज़ों को एक्सप्लोर करना, एबल टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, गेदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, डेवलप अल्टरनेटिव सोल्यूशन। मतलब यह है कि जब आपकी ड्यूटी सिटी रूम में जो है वो लग गई है तो पहले आप बहुत ज़्यादा एनजाइटी का शिकार थी, आपको समझ नहीं आ रहा था। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगी, अब आप कोशिश करेंगी कि आप उस सिटी स्कैन के बारे में अब मुख्तलिफ टेक्नीशियन से जो है सीखने की कोशिश करें। उस सिटी स्कैन के हवाले से आप इंफॉर्मेशन गैदर करना शुरू करें मुख्तलिफ सोर्सेज से, मुख्तलिफ ज़राए से, और उस सिटी स्कैन को आप किस तरीके से अब फ़िलहाल टाइम के लिए यूज़ कर सकती है। ठीक है, तो उसके लिए मुख्तलिफ अल्टरनेटिव सोल्यूशन निकालना, ये सारा कुछ आपने कौन से स्टेज में करना होगा, एक्सप्लोरेशन स्टेज में करना होगा। कि आपने सबसे पहले अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना होगा कि मेरा क्या मसला है। आपका मसला ये है कि आपको सिटी स्कैन के इस्तेमाल के बारे में पता नहीं है, तो ये आपने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा काम आप अब क्या करेंगे, दूसरा काम आप ये करेगी कि सिटी स्कैन के इस्तेमाल के बारे में अब आप इंफॉर्मेशन जो है जगह जगह से क्या करेगी, इकट्ठा करेगी। जब इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेगी तो उसके लिए फिर आप टेम्परेरी टाइम के लिए एक सोल्यूशन निकालेगी ताकि जो पेशेंट आपके पास फ़िलहाल आ रहे हैं तो उनको आप मतलब रिस्पॉन्स दे सके, उनको आप हैंडल कर सके। फिर तीसरा स्टेज आपके पास आता है रीओरिएंटेशन का। इसमें क्या होता है, synthesis and integration of ideas, own ways of learning, explore other
फैसिलिटेशन में हेल्प एंड सेल्फ एज अ चेंज एजेंट, ठीक है। रीओरिएंटेशन में क्या होता है, रीओरिएंटेशन में आपके माइंड में उस सीटी स्कैन की डिवाइस के हवाले से मुख्तलिफ आइडियाज़ जो है वो जन्म लेने लगती है, और आप जो है उन आइडियाज़ पर सोच विचार करना शुरू कर देती है, और इसी तरह से फिर अपने तरीके से आपने जो एक्सप्लोर किया होता है, ठीक है, जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए होते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करके लर्न करती है। और इसी तरह से इस स्टेज में आपके साथ जो फैसिलिटेटर होते हैं, जो ट्रेनर्स होते हैं, या जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो आपको क्या कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं, मदद आपकी कर रहे होते हैं। तो इस स्टेज में आप जो है एज अ चेंज एजेंट के तौर पर रोल प्ले कर रही होती है, जिसकी वजह से आपकी बिहेवियर में चेंजेस आ जाती है और आप परमानेंटली उस चीज़ को सीख लेती है। इक्विलिब्रियम ये हमारे साथ लास्ट स्टेज है। इसमें क्या होता है, कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन से मुराद ये है कि आप जो है क्या हो जाती है, सबर करे थोड़ा सा कंसोलिडेशन यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कंसोलिडेशन, वेयर इज कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन का बच्चा किधर गया, अच्छा जी, हाँ जी, कंसोलिडेशन से मुराद ये है मुस्तहकम। अपने आप को आप इस स्टेज में क्या कर लेती हैं, मुस्तहकम कर लेती है, मतलब अपने आप को स्टेबल कर लेती है। एलेबोरेशन से मुराद ये है कि आप चीज़ों को वजाहत के साथ, डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लेती है, रिफाइनिंग एंड अप्लाइंग न्यू आइडियाज स्किल्स। और इसी तरह से जब आप चीज़ों को मज़ीद डिटेल के साथ अंडरस्टैंड कर लेती है, तो उसको फिर आप अपने तरीक़ों से अपने नए स्किल्स के ज़रिए क्या करती है, परफॉर्म करती है। तो ये 4 स्टेजेस है जो कि हम टेलर मॉडल ऑफ लर्निंग साइकिल में क्या करते हैं, फॉलो करते हैं और स्टडी करते हैं। सही है, समझ आ रही है आपको? ओके जी, जी सर। ओके गुड। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन की तरफ। सो एजुकेटर शुड इंश्योर दैट The educator should ensure that the activities are designed and carried out in ways that offer each learner the chance to engage in the manner that suit them best, ठीक है। पहले पैराग्राफ में कहते हैं कि जितने भी एजुकेटर होते हैं, एजुकेटर से मुराद जो टीचर्स होते हैं, लेक्चरार होते हैं, ठीक है, तो इनको जो है इस बात की यकीन दहानी करनी होगी कि वो अपने स्टूडेंट्स को ऐसा माहौल प्रोवाइड करेंगे जहां पर तमाम स्टूडेंट्स को जो है बराबर अपॉर्चुनिटी जो है वो मिल रहे हो किस चीज़ के, सीखने के, ठीक है। क्योंकि टीचर जो है उनके लिए ऐसे माहौल को बनाएंगे, ऐसे माहौल को मेंटेन रखेंगे जो कि उनके लर्निंग स्टाइल के मुताबिक हो। लर्निंग स्टाइल का मैंने आपको बताया ना कि लोगों का वो तरीका जिसमें वो बेहतर तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करके उसको सीख सकते हो, तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं, लर्निंग स्टाइल कहते हैं। तो एजुकेटर जो है इस बात की यकीन दहानी करेंगे कि वो अपने लर्नर्स को ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जो कि उनके लर्निंग स्टाइल के लिए क्या हो, सूटेबल हो। इंडिविजुअल कैन बी हेल्प टू लर्न मोर इफेक्टिवली by the identification of their lesser preferred learning style and through the strengthening of these, ठीक है। इसी तरह से मिसाल के तौर पर आप सारे स्टूडेंट्स हैं, अगर आप सारे स्टूडेंट्स, आज मैं आपको एक टास्क दूं कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है, मतलब वो कौन सा तरीका है जिसके ज़रिए आप आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड करती है और जल्दी आप चीज़ों को सीख लेती है। तो ये क्या है, ये आपका एक टास्क है, और कल अगर ज़िंदगी रही तो मैं आप सब स्टूडेंट से जो है पूछूंगा कि आप स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल क्या है, तो आप लोगों ने मुझे बताना है। ये मेरी तरफ से एक असाइनमेंट आपको मैंने दे दी है, ठीक है, लर्निंग स्टाइल, कि आप किस तरीके से ज़्यादा चीज़ों को आसानी से समझती है और उसको आप जल्दी से याद कर लेती है, तो आपने मुझे बताना है कल, ठीक है। तो दूसरे पैराग्राफ में कहते हैं कि जितने भी लोग हैं वो खुद भी चीज़ों को सीख सकते हैं और बेहतर तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन तब जब वो अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई करेंगे, मालूम करेंगे, जब उन्हें पता चलेगा कि मैं
चीज़ों को लिख लिख कर जल्दी याद कर लेता हूँ, या चीज़ों को सुनते हुए जल्दी याद करता हूँ, या अगर एक चीज़ को मैं देख लेता हूँ तो देखने के बाद उसको मैं अगर ऐसे अंदाज में पढूँ कि उस वो आवाज़ जो है मैं अपने कानों के ज़रिए सुनूँ, तो फिर वो चीज़ जो है मुझे जल्दी याद। सिस्टर वो सेकंड अलग है, ये थर्ड की है। नहीं नहीं, सही है, फर्क सही हो गया वो, साथ में मतलब कंबाइन है। सेकंड में जो था ना शॉर्टकट में था, डायलॉग वाला भी, और ये भी तो ठीक है, इसमें कंबाइन आ गया वो, हाँ, सही हो गया। ओके जी। तो अगर आप अपने लर्निंग स्टाइल को आइडेंटिफाई कर ले तो फिर आप आसानी से जो है चीज़ों को लर्न कर सकेंगे, याद कर सकेंगे। टीचर्स शुड assessing the learning style of their students and adopt the classroom method to best fit each student learning style। अब जो टीचर्स है, ठीक है, जितने भी लेक्चरर्स होते हैं तो उनको चाहिए कि वो अपने सारे स्टूडेंट्स के जो लर्निंग स्टाइल्स है उसको आइडेंटिफाई कर ले, उसको मालूम कर ले, ताकि उनको पता होगा कि उनके स्टूडेंट जो है वो किस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, किस तरीके से उनको ज़्यादा आसानी से समझ आती है। सो टीचर अगर उसी मेथड को यूज़ करेंगे, उसी मेथड को अडॉप्ट करके अपने स्टूडेंट को पढ़ाएंगे, तो फिर उनके स्टूडेंट आसानी से चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल। टाइप ऑफ लर्निंग स्टाइल्स की तरफ आ जाते हैं। ऑलरेडी मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, although most people use a combination of learning style, they usually have a clear preference for one. Knowing and understanding the type of learning style is important for students of any age. It is advantageous for students to understand their type of learning style early on so that homework and learning may become easier and less stressful in the future. It is important to practice and train the other type of learning style early so that one can utilize the other type just as effectively। कहते हैं कि हमारे साथ लर्निंग स्टाइल के जो डिफरेंट टाइप्स है, तो उसके हवाले से कहते हैं कि कुछ लोग, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि एक की जगह ज़्यादा लर्निंग स्टाइल्स को यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं अब स्लाइड्स को, या आप स्टूडेंट जो है अब स्लाइड्स को देख भी रहे हैं, ठीक है, साथ में आप मेरी आवाज़ को सुन भी रहे हैं, और साथ ही आप जो है मेरे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको आप नोट डाउन भी कर रहे हैं। तो आप एक ही वक्त में 3 स्टाइल्स को क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो कि एक ही टाइम पर एक से ज़्यादा लर्निंग स्टाइल को यूज़ करते हैं और अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो इसलिए लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो सबसे पहले अपने लर्निंग स्टाइल्स को जो है आइडेंटिफाई करें, और उन्हीं लर्निंग स्टाइल्स को जो है यूज़ करते हुए अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, अपनी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस स्लाइड में आपको लर्निंग स्टाइल के हवाले से कुछ बताया जा रहा था। इसमें पहले नंबर पर हमारे साथ लर्निंग स्टाइल की जो पहली किस्म है वो है विजुअल लर्निंग। विजुअल लर्निंग को आप स्पेशल लर्निंग भी कह सकते हैं, एमसीक्यूज में आ सकता है। विजुअल लर्निंग से मुराद वो चीज़ें जो कि जब आप उसको देख लेते हैं और देखने के बाद वो चीज़ें आपको याद रह जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, विजुअल लर्निंग कहेंगे। जैसे कि मैप को रीड करना, मैप रीडिंग मतलब जो नक्शे वगैरह होते हैं, तो उसको रीड करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सिर्फ वही लोग जो है उसको रीड कर सकते हैं जिनकी विजुअल लर्निंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, जिनको जो है नक्शे के थ्रू उनको मुख्तलिफ जगहों का पता हो कि नक्शे में अगर ये जगह मतलब ये है तो रियलिटी में जो है कहाँ पर होगी ये जगह, या कितने फासले पर होगी। तो मैप पढ़ने वाले लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा विजुअली तौर पर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनकी जो विजुअल लर्निंग होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा जो फोटोग्राफर्स होते हैं या जो स्केच मेकर्स होते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ों के जो स्केच बनाते हैं, तो वो भी विजुअली तौर पर बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। विजुअल लर्नर प्रेफर टू यूज़ पिक्चर, इमेजेस, डायग्राम, कलर एंड माइंड मैप्स, ठीक है। विजुअल लर्नर में क्या आता है, विजुअल लर्नर से मुराद ये है कि वो लोग जो कि चीज़ों को याद करने के लिए
पिक्चर्स को यूज़ करते हैं, इमेजेस को यूज़ करते हैं, डायग्राम्स को यूज़ करते हैं, कलर्स को यूज़ करते हैं और माइंड मैप्स को यूज़ करते हैं, ठीक है, जहन में नक्शे बनाते हैं और इसी तरह से चीज़ों को याद करते हैं, तो इसको विजुअल लर्नर्स कहते हैं। एंजॉय रीडिंग, हाउ गुड हैंड राइटिंग, आर वेरी डिटेल ओरिएंटेड, आर ऑर्गेनाइज एंड हैव कीन अवेयरनेस ऑफ कलर्स एंड शेप्स, ठीक है। विजुअल लर्नर जो होते हैं ज़्यादातर रीडिंग को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंजॉय करते हैं, इसी तरह से जो हैंड राइटिंग है इसको बहुत पसंद करते हैं। इसी तरह से ये लोग जो है बहुत ज़्यादा शौक रखते हैं कलर्स के बारे में, जो है इनको बहुत ज़्यादा इलम होता है, इंफॉर्मेशन होती है मुख्तलिफ कलर्स के हवाले से और मुख्तलिफ शेप्स के हवाले से। दे रिमेंबर पीपल फेसिस better than their names and they often need to maintain eye contact with a person to concentrate on a conversation। इसी तरह से विजुअल लर्नर जो होते हैं ये लोग जब एक बार किसी को देख ले तो फिर 5 साल बाद 10 साल बाद भी अगर उनको फिर दूसरी मर्तबा देखेंगे तो उनको वो लोग जो है याद रहेंगे। मतलब ये लोग जो है कभी भी दूसरों के फेसेस को नहीं भुलाते या इनके माइंड से जो है वो नहीं निकलते, ठीक है। इसी तरह से ये इन लोगों के साथ जब भी आप बात करेंगे तो ये लोग आपको आपके साथ जो है आई कांटेक्ट जो है वो मिलाते हैं और आपको देखते हुए, मतलब आपके साथ आई कांटेक्ट मिलाते हुए आपको सुनते हैं, बातचीत करते हैं। Visual learners often pursue careers such as architecture, engineering, project management और design। जितने भी विजुअल लर्नर्स होते हैं तो ज़्यादातर आपको आर्किटेक्चर मिलेंगे। आर्किटेक्चर से मुराद जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस बनाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह का। इंजीनियर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, इसी तरह से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट को मैनेज करने वाले और जो डिज़ाइनर्स होते हैं, तो ये सारे जो है विजुअल लर्नर्स कैटेगरी में आते हैं। एमसीक्यूज में आपसे पूछ सकते हैं कि कौन जो है विजुअल लर्नर की कैटेगरी में आते हैं। आपको ऑप्शन दिए गए होंगे जिसमें या आर्किटेक्चर जो है मेंशन किया गया होगा, ठीक है, या इंजीनियरिंग या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या डिज़ाइनर्स। तो आप लोगों ने फिर इन्हीं चीज़ों के बेस पर क्या करना होगा, मार्किंग करनी होगी। दूसरे नंबर पर आते हैं विजुअल लर्नर स्पेशल। तो एट्रीब्यूट ऑफ विजुअल लर्नर में कौन से खसूसियात पाए जाते हैं, तो क्रिएट विजुअल डायग्राम, विजुअल डायग्राम्स ये लोग बहुत ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं। ग्राफिक रिजल्ट ऑफ अ सर्वे, मतलब अगर एक सर्वे करते हैं, एक कम्युनिटी की सर्वे करते हैं तो उस कम्युनिटी के हवाले से उनके पास जितनी भी डेटा होती है तो उसको ग्राफ के फॉर्म में आसानी से ये लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। क्रिएट अ पोस्टर, पोस्टर को बहुत अच्छे अंदाज में ये लोग क्रिएट कर सकते हैं। नक्शा बनाना किसी एरिया के हवाले से, किसी लोकेशन के हवाले से आसानी से बना लेते हैं। इसी तरह से पावर पॉइंट्स क्रिएट करना और वीडियोस क्रिएट करना इनको बहुत ज़्यादा आती है और इसमें ये लोग बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। दूसरे नंबर पर आता है वर्बल लर्नर्स। लिंग्विस्टिक वर्बल लर्नर किसे कहते हैं? द वर्बल लर्नर इज समवन हु प्रेफर यूजिंग वर्ड्स बोथ इन स्पीच एंड इन राइटिंग टू असिस्ट इन देयर लर्निंग, ठीक है। वर्बल लर्नर से मुराद वो लोग जो कि बातों को सुनते हुए और उसको लिखते हुए क्या करते हैं, उसके ज़रिए सीखते हैं, लर्न करते हैं, तो इसको वर्बल लर्नर्स कहते हैं। दे मेक द मोस्ट वर्ड बेस्ड टेक्निक्स, स्क्रिप्टिंग, रीडिंग कंटेंट अलाउड, ठीक है। अब ये जो वर्बल लर्नर्स होते हैं तो ये जब लर्निंग करते हैं तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स जितने भी स्क्रिप्ट वगैरह होते हैं तो उसको तेज़ आवाज़ में पढ़ते हैं, तो इसी तरह से वो क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। दे लर्न बेस्ट बाय हेयरिंग एंड स्पीकिंग। और इसी तरह से ऐसे लोग जो है दूसरे लोगों की जो बातें हैं उसको सुनते हुए और उसको बोलते हुए क्या करते हैं, याद करते हैं। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या कर रहा हूँ, स्लाइड्स रीड कर रहा हूँ, साथ में आप लोगों को समझा रहा हूँ, तो आपकी तो लर्निंग हो ही रही है, आपके साथ साथ मेरी भी लर्निंग हो रही है, ठीक है। तो ये लोग जो है वर्बल लर्निंग में आते हैं। मोस्ट टाकिटिव देन द एवरेज पर्सन, are very social, enjoy hearing stories and jokes, understand concept by talking about them and may excel music or the performing art। अब हमारे साथ जो वर्बल लर्नर होते हैं तो ये दूसरे लोगों की बनिस्बत बहुत ज़्यादा टाकेटिव होते हैं। टाकेटिव से मुराद बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, इसके साथ साथ
लोगों के साथ मिलना जुलना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मुख्तलिफ स्टोरीज़ को सुनना, इसी तरह से जोक्स को सुनना, इसी तरह से मुख्तलिफ कंसेप्ट के हवाले से बात करना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ये लोग उसको बहुत आसानी से अंडरस्टैंड भी कर लेते हैं। वर्बल लर्नर ऑफन परस्यू पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, राइटिंग करते हैं, राइटिंग एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर मिलेंगे, जो जर्नल होते हैं मतलब जर्नलिज्म का जो शोबा है वहाँ पर आपको मिलेंगे, और जो पॉलिटिक्स होती है, ठीक है, वहाँ पर आपको वर्बल लर्नर बहुत ज़्यादा मिलेंगी। इसी तरह से हमारे साथ वर्बल लर्नर्स के जो एट्रीब्यूट है मतलब खसूसियात है कि ये मुख्तलिफ कंसेप्ट के हवाले से बहुत बेहतर तरीके से लोगों को टीच कर सकते हैं, बता सकते हैं, जैसे कि मैं भी अब वर्बल लर्निंग में आ सकता हूँ, मैं भी वर्बल लर्निंग की कैटेगरी में आता हूँ, क्योंकि मैं आपको मुख्तलिफ कंसेप्ट के हवाले से टीच कर रहा हूँ, आपको समझा रहा हूँ और आप जो है उसको समझ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि मेरी जो वर्बल लर्निंग एबिलिटीज़ है वो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं। तो टीच कंसेप्ट का मतलब ये है। राइट इंस्ट्रक्शन, इसी तरह से जितने भी इंस्ट्रक्शन उनको दिए जाते हैं तो उसको लिखते हैं। इसी तरह से क्रिएट एड्स, कीप अ जर्नल, जर्नल को अपने साथ रखते हैं। रीटेल एक्सपीरियंस इन ऑनवर्ड, जितने भी एक मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया होता है उसको अपने राइटिंग में लिखते हैं, अल्फाज में लिखते हैं, जिसको हम रिफ्लेक्टिव राइटिंग भी कहते हैं। टीच कंसेप्ट मेकिंग, जितने भी जो माइंड मैपिंग है या माइंड या ब्रेन स्टॉर्मिंग है तो उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। लोगों की जो सोच है उसको बिल्कुल चेंज करने में ये बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं, और इसी तरह से स्टोरीज वगैरह लिखने में ये लोग बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। ओरल लर्निंग, ओरल लर्निंग से मुराद ऑडिटरी या म्यूजिकल, मतलब वो लोग जो कि लोगों की बातों को सुनते हुए मतलब लिसनिंग के ज़रिए क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसको हम ओरल लर्निंग कहते हैं। पीपल हु प्रीफर यूजिंग साउंड, obviously rhythm, music, recording, clever rhymes एंड सो ओन, ठीक है, वो लोग जो कि मुख्तलिफ साउंड्स को यूज़ करते हुए क्या करते हैं, सीखते हैं। तो इसको ओरल लर्निंग कहते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जब वो हिसाब किताब कर रहे होते हैं, मतलब मैथमेटिक्स को कर रहे होते हैं, तो इस दौरान वो लोग जो है अपने साथ म्यूज़िक लगा लेते हैं, ठीक है, या दूसरे कोई चीज़ जो है वो लगा लेते हैं, जिसकी आवाज़ सुनते हुए वो क्या कर रहे होते हैं, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। दे रिमेंबर नेम्स एंड रिकॉग्नाइज टोन ऑफ वॉइस वेल वेल नॉट ऑलवेज रिमेंबरिंग पीपल फेजेस, ठीक है। इसके अलावा जो ओरल लर्नर्स होते हैं इनको लोगों की आवाज़ों की पहचान बहुत ज़्यादा होती है। मिसाल के तौर पर आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर 2-3 साल बाद मैं आपको अपनी आवाज़ दोबारा से सुना दूँ तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि मुझे आवाज़ के ज़रिए पहचानेंगे, और मुझे बाय फेस जो है वो नहीं पहचान सकते, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक मेरे फेस को नहीं देखा, तो आपको पता नहीं है कि मैं कैसे दिखाई देता हूँ। आप लोगों ने अभी तक सिर्फ मेरे वॉइस को सुना है, ठीक है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, हाँ यहाँ पर तो देखा है लेकिन वैसे नहीं देखा है। डीपी तो सामने बिल्कुल मौजूद है, बिल्कुल। थैंक्स बताने के लिए। अच्छा, मुझे इसका पता नहीं था, मैं समझ रहा था कि मेरा तो कैमरा ऑफ है तो बस सिर्फ स्लाइड्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो जो ओरल लर्नर्स होते हैं ये लोग जो है बाय फेस लोगों को नहीं पहचानते होते हैं, लेकिन जब अगर वो लोग जो है अगर ये लोग जो है उन लोगों की आवाज़ को सुन ले जिनके साथ उनकी पहले इंटरेक्शन हुई हो, तो ये लोग जो है उन लोगों को थ्रू वॉइस के ज़रिए क्या कर लेते हैं, पहचान लेते हैं। जैसे कि जो अंधे लोग होते हैं, अंधे लोगों में जो ओरल लर्निंग एबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। वो एक बार किसी को सुन ले, किसी की आवाज़ को सुन ले, तो फिर आप अगर उनके साथ 10 साल 15 साल बाद भी मिलते हैं तो वो आपको आवाज़ के ज़रिए जान लेते हैं, पहचान लेते हैं। इसी तरह से उनकी जो टच सिस्टम है, मतलब एक बार वो आपको टच कर ले, आपके हाथ को टच कर ले या आपके फेस पर हाथ मारे, ठीक है, तो उनको फिर आपके फेस का स्ट्रक्चर जो है याद रहता है, और फिर उसी स्ट्रक्चर के बेस पर वो आपको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। दे ऑफन हम
और sing and they may whisper to themselves while reading, ठीक है। इसी तरह से जब भी ये लोग रीड कर रहे होते हैं तो अपने साथ जो है कुसर पिसर जो है वो कर रहे होते हैं, मतलब अपने साथ जो है वो बातें कर रहे होते हैं। ओरल लर्नर्स ऑफन परस्यू करियर सच एज, जितने भी ओरल लर्नर्स होते हैं, ठीक है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं ऐसे लोग म्यूजिशियंस होते हैं या रिकॉर्डिंग इंजीनियर्स होते हैं या स्पीच पैथोलॉजिस्ट होते हैं। स्पीच के हवाले से जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको सॉल्व करने वाले जो लोग हैं उनको स्पीच पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। लैंग्वेज टीचर्स होते हैं जो कि मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाते हैं, ठीक है। ओरल लर्नर्स की जो खसूसियात है वो ये है कि राइट अ सॉन्ग, सॉन्ग्स को ये अच्छे तरीके से लिखते हैं। क्रिएट अ डांस, डांस को क्रिएट करते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ स्टेप्स वगैरह। और राइट अ जिंगल्स, इसके साथ साथ क्रिएट अ रेम, रेम से मुराद रिदम मेरे ख्याल में है। तो ये सारी खसूसियात इनमें पाई जाती है। फिजिकल लर्निंग, फिजिकल लर्निंग इसको काइनेस्थेटिक्स भी कहते हैं। These are the learn by doing. People that uses या use their body to assist in their learning. फिजिकल लर्निंग से मुराद ये है कि ये वो लोग होते हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके उसको एक्सपेरिमेंट करके उस पर एक्सपेरिमेंट करके क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं, तो इनको फिजिकल लर्नर्स कहते हैं, ठीक है। ड्राइंग, ड्राविंग, डायग्राम, डायग्राम्स को बनाना, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना या एज अ रोल के तौर पर एक किरदार जो है अदा करना, तो ये सारे वो तरीके हैं जिसके ज़रिए फिजिकल लर्नर जो है वो क्या करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। इंटरेस्टेड इन कैरियर सच एज इमरजेंसी सर्विसेज हो गए, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव्स, फिजिकल एजुकेशन और इंटरटेनमेंट, ये सारी चीज़ें जो है जो फिजिकल लर्नर हैं उनमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है और इन्हीं फील्ड से फिजिकल लर्नर जो है ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज में आपसे इसमें पूछ सकते हैं कि फिजिकल जो लर्नर्स होते हैं ये ज़्यादातर किस कैरियर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इमरजेंसी सर्विसेज से ताल्लुक़ रखते हैं, सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव से, फिजिकल एजुकेशन से और इंटरटेनमेंट से, जैसे कि एक्टिंग या डांसिंग, ठीक है। फिजिकल लर्नर्स की अगर खसूसियात की बात करें तो क्रिएट अ गेम्स, गेम्स को बनाना, एक्सपेरिमेंट्स करना, मॉडल्स कंस्ट्रक्ट करना, इसी तरह से रिप्रेजेंटेशन जो है उसको बनाना और क्रिएट अ स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स को ईजाद करना, ये सारी चीज़ें फिजिकल लर्नर्स में आपको मिलेंगी। फिजिकल लर्नर्स को काइनेस्थेटिक लर्नर्स भी कहते हैं। एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। काइनेस्थेटिक लर्नर, लॉजिकल लर्निंग, लॉजिकल लर्निंग से मुराद जो मैथमेटिशियंस होते हैं जो कि हर चीज़ में लॉजिक ढूंढते रहते हैं, ठीक है, और लॉजिक्स के पीछे जो है वो फिरते रहते हैं और लॉजिक्स के ज़रिए चीज़ों को याद करते हैं, सीखते हैं, लर्न करते हैं। द पीपल हु प्रीफर यूजिंग लॉजिक, रीजनिंग एंड सिस्टम टू एक्सप्लेन और अंडरस्टूड कंसेप्ट, वो लोग जो कि मुख्तलिफ लॉजिक, मुख्तलिफ रीजनिंग और सिस्टम को यूज़ करते हैं, वो मुख्तलिफ कंसेप्ट को अंडरस्टैंड और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो इसको हम लॉजिक लर्नर्स कहते हैं। दे एम टू अंडरस्टैंड द रीज़न बिहाइंड द लर्निंग एंड हैव अ गुड एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द बिग पिक्चर, ठीक है। इसी तरह से जो लॉजिकल लर्नर्स होते हैं तो ये हर चीज़ के पीछे जो वजूहात होते हैं उन वजूहात को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं और इसी वजह से ये लोग जो है बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। लॉजिकल लर्नर्स ऑफन लीन टूवर्ड क्लासिफाइंग एंड ग्रुपिंग इंफॉर्मेशन टू हेल्प देम फर्दर अंडरस्टैंड, जितने भी लॉजिकल लर्नर्स होते हैं तो वो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन डेटा को मुख्तलिफ क्लासेस में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और इसी तरह से मुख्तलिफ ग्रुप में उसको कन्वर्ट करते हैं ताकि उसको बेहतर तरीके से सीखे, अंडरस्टैंड करे। इसी तरह से जो लॉजिकल लर्नर्स की कैरियर है तो ज़्यादातर लॉजिकल लर्नर जो है साइंटिफिक रिसर्च में बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। अकाउंटेंसी में मतलब अकाउंट में, बुक कीपिंग और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में ये लोग बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, महारत रखते हैं और इन्हीं फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं। एट्रीब्यूट्स के हवाले से अगर हम बात करें तो ये लोग जो है मुख्तलिफ
कोड्स जो है बनाने में बहुत ज़्यादा महारत रखते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ आइडियाज़ के दरमियान जो कंट्रास्ट है, जो फ़र्क है, उसको कंपेयर करने में महारत रखते हैं। मैप्स को डिज़ाइन करने में महारत रखते हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ पैटर्न जो है वो दिखाते हैं। इसके साथ साथ जो कॉन्सेप्ट मैपिंग है, लोगों की जो सोच है उसको क्या करते हैं, उसको मैप करते हैं, डिज़ाइन करने में ये माहिर होते हैं। social learning. These people are the one who enjoy learning in groups or with other people and aim to work with other as much as possible. Social learner से मुराद interpersonal learner भी, social learning को interpersonal learning भी कहते हैं। ये वो लोग होते हैं जो कि दूसरे लोगों के साथ बैठ कर, दूसरे लोगों के साथ बातचीत करके, दूसरे लोगों के साथ इंटरेक्शन करके, उनके साथ आमना सामना करके डिस्कशन के ज़रिए क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो इसको हम सोशल लर्निंग कहते हैं। सोशल लर्नर में परसू काउंसलिंग, सोशल लर्नर जो है ये ज़्यादातर काउंसलिंग से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आपको मिलेंगे। टीचिंग, ट्रेनिंग, कोचिंग, इसी तरह से सेल, पॉलिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्सेज अमंग अदर, इन सारी फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो आपको सोशल लर्नर जो है मिलेंगे। ठीक है। एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें तो ये लोग जो है दूसरों के साथ डिस्कशन में बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं। स्टोरीज़ या मुख्तलिफ रोल्स को प्ले करने में बहुत माहिर होते हैं। सर्वे और इंटरव्यू करने में बहुत माहिर होते हैं। इसी तरह से टीचर कोऑपरेटिव काम या टीम वर्क को टीच करना, उसमें बहुत ज़्यादा माहिर होते हैं कि किस तरह से मिलजुल कर काम किया जा सकता है, टास्क को कंप्लीट किया जा सकता है। मिक्स अप एंड एंजॉय सोशल गैदरिंग, इसी तरह से मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलजुल कर रहना, मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलने जुलने को ये लोग बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, पसंद करते हैं। तो मेरे ख़्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है। कल जो है हम इसको भी कवर कर लेंगे और फिर हम दूसरे यूनिट को, 4 यूनिट को भी स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है।